नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो चुका है। चारों तरफ ठंडी ठंडी बयार, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हम सभी के मन को प्रफुल्लित कर रही है। भाई कहीं ना कहीं गर्मी की तपस और चुभन हमें बहुत परेशान किए हुए थी, जो कि अब धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। ऐसे मौसम में हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो खरीफ की बुवाई बहुत से किसान भाई कर चुके हैं और बहुत से किसान भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय पर बुवाई किस प्रकार से की जाए, कौन कौन सी सावधानियों को बरता जाए और कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए, इन सभी को समसामयिक करते हुए आज का जो हमारा विषय बनता है वो है कि खरीफ की बुवाई और समसामयिक कार्य किस प्रकार से करना चाहिए। इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और लिखिए हमारा फोन नंबर और भेजिए हम तक अपने प्रश्न। हमारा फोन नंबर है 07552660049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233049। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन चलिए उससे पहले मिल लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ से, जो कि डॉक्टर एच.डी. वर्मा। ये डीन है, ये RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर से हमारे तक आए हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो हमारे किसान भाई बोनी करना भी रह चुके हैं, तो क्या इस मौसम में, इस समय में बोनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूर्वा जी, बिल्कुल सही समय है बोनी करने का। हमारे प्रदेश में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति बारिश की रही है। कहीं कहीं जहाँ पहले ज़्यादा पानी गिर चुका है वहाँ बोनी हो गई है। जहाँ बाद में पानी अभी पिछले हफ्ते कुछ दिनों में आया, उस समय अब बोनी किसान भाई कर रहे हैं, अभी करेंगे। बिल्कुल। तो इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब समय आ गया है कि जल्दी से बोनी समाप्त हो जाए और आगे की फसल की बढ़वार के लिए उसको पूरा समय मिले। तो इस समय किसान भाइयों को बिल्कुल बोनी करना चाहिए जो रह गए हैं। जी। तो बोनी करते समय क्या किसान भाइयों को कुछ विशेष सावधानियों को भी अपनाना चाहिए जिससे आगे चल के उन्हें परेशानी ना हो? जी बिल्कुल। इसमें दोनों स्थितियां बनती हैं, कभी कम बारिश होती है, कभी ज़्यादा बारिश होती है बारिश के मौसम में। तो ज़रूरी है कि किसान भाई इसमें बोनी के समय कुछ खास बातों का ध्यान रख लें, तो उससे उनकी फसल को अच्छी बढ़वार होगी, उत्पादन अच्छा होगा। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसान भाई जब बोनी करें तो अब ये देख लें कि जातियों का सही चुनाव कर लें। और एक ही जाति को पूरे अपने सारे खेतों में ना लगाएं। अलग अलग जातियां लगाएं जिसमें अलग अलग समय में वो पकेंगी और उससे उनको बढ़वार भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। मुख्य रूप से बुआई के समय जरूर ये ध्यान रख लें कि कम से कम 15 से 20 मीटर के बाद में एक नाली खेत में बना लें। ऐसी 15 से 20 मीटर की दूरी पर नालियाँ बना लें और जब पानी अधिक गिरता है तो वो पानी आके उन नालियों में आता है और वो नालियाँ जब खेत की आखिरी में जो मेन नाली बनी होती है उससे निकल के बाहर जाता है। तो जल निकास के लिए पूरे सीजन में ये बहुत आवश्यक है। तो इसको भी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है और उसको ध्यान में रखना चाहिए बोते समय। और इसके अलावा ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम फसल को बीमारी से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए बीज उपचार अवश्य करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम देखते हैं कि सोयाबीन में हमारे किसान भाइयों खेतों में पीले पत्ते होने की बीमारी, येलो मोजेक वायरस जिसका नाम है, वो फैलने लगता है और बहुत मुश्किल होता है बाद में उसका नियंत्रण करना। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शुरुआत में बीजोपचार के समय ही उसकी चिंता कर लें। तो बीजोपचार में हम अन्य बीमारियों के लिए जैसे थायरम, कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम की मात्रा, यानी 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बोनी करने के पहले हम बीज को उपचारित कर दें तो बीमारियों से बचता है। लेकिन इसके साथ ही अगर ऐसी बीमारी जिन क्षेत्रों में आती है, किसान भाइयों का अनुभव रहा हो कि पीले पत्ते पड़ने वाली बीमारी भी होती है जिसको येलो मोजेक वायरस कहते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए थायमिथाक्सम नाम का एक कीटनाशक है। उससे भी बीजोपचार करना चाहिए। तो बाद में जो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है वो उस समय नहीं होगा और ये रोग नहीं फैलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ में पूर्वा जी हमें ये भी देखना होगा कि इसके साथ साथ हम अपने कल्चर का भी उपयोग करें। किसान भाई करने लगे हैं कल्चर का उपयोग, बिल्कुल ना भूलें, सही समय है। और इसमें राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको भी उपयोग करें तो ये आपके उत्पादन में सहायक होगा
और जैविक उत्पादन के लिए भी ये बहुत सहायक होता है। सहायक होगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमारे किसान भाई जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो खरीफ है उसकी मुख्य फसल है सोयाबीन। जी। तो आप कौन कौन सी सोयाबीन की उन्नत जो प्रजातियां उनको आप किसान भाई को समझाना चाहें कि वो लगाएं तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें? जी इसमें ज़रूर ये देखने की ज़रूरत है कि किसान भाई अलग अलग जातियाँ लगाएं, एक सारी एक साथ पकने की जातियाँ ना हो। हाँ जी। तो इसमें हमारे RBS 24, RBS 18 ये नई जातियाँ हैं, बहुत अच्छी जातियाँ हैं। इनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, किसान भाई अपने खेतों में पिछले वर्षों में इसको लगा चुके जी, हैं। जी। और ये अच्छी जातियाँ हैं, इनको ये बिल्कुल लगा सकते हैं। NRC 7 है और JS 2028 और JS 2034। अच्छा जी। तो ये जातियाँ भी ऐसी हैं जो किसान भाइयों के लिए, खेतों के लिए बहुत अच्छी हैं, पहले भी उपयोग की हैं और इनको लगाएंगे तो इनको अलग अलग समयावधि में है तो इनमें उत्पादन भी इनको अच्छा मिलेगा। अच्छा जी। जी। जी हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपने खेतों में अरहर भी लगाना चाहते जी। हैं, तो अगर हम उन्हें ये सजेस्ट करें कि क्या आधे खेत में अगर वो सोयाबीन लगा लें और आधे में अरहर लगा लें तो क्या उससे फायदा हो सकता है? और अरहर की कौन सी उन्नत प्रजातियां जिनको वो लगा सकते हैं? जी अरहर भी बहुत अच्छी फसल है, किसान भाइयों को ज़रूर सभी फसलों का समावेश अपनी ज़मीन में करना चाहिए। जी। तो इसमें अरहर में दो तरीके हैं। एक तो आप पूरी अरहर की फसल ले सकते हैं। जी जी। अरहर की फसल लेने के लिए जवाहर अरहर 4 एक पहले की जाति अच्छा उत्पादन दे रही है। उसके अलावा JKM 7 बहुत अच्छी वैरायटी है। ICPL 87 119 जी। ये जल्दी पकने वाली थोड़ी जाति है। तो किसान भाई इनमें से, इन फसलों में से, इन जातियों में से किसी का भी चुनाव करके इनका उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाली जाति हैं। किसान भाई इनको उपयोग कर सकते हैं। साथ में सोयाबीन में अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी अरहर को ले सकते हैं। जी। 4 कतारें सोयाबीन की, 2 कतार अरहर की, जी। इस तरह से भी किसान भाई लगा सकते हैं। हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रफल में ये वाला कार्यक्रम सिस्टम चलता है। अच्छा जी। तो उसमें कल को मान लीजिए किसी फसल में कुछ कमजोरी होती है तो दूसरी फसल से अच्छा उत्पादन मिलता है, तो इस तरह से किसान भाइयों का नुकसान नहीं हो पाता। जी जी। इसलिए इसको भी अरहर को जरूर लगा सकते लगा हैं। सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आजकल पहले के ज़माने में तो लोग मोटा अनाज खाते थे, जी। फिर धीरे धीरे गेहूं पर आए, लेकिन अब जब लोगों को फिर से समझ में आ रहा है कि हमारी सेहत मोटे अनाज को खाकर ही अच्छी रह सकती है, तो बाजार में भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में ज्वार मक्का लगातार लगाते रहते हैं। तो ज्वार और मक्का की कौन सी उन्नत प्रजातियां लगाएं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिले और वो ये आगे और लोगों को बता सकें कि आप ये ज्वार मक्का भी लगाएं तो उससे भी फायदा ले सकें? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही फसल के ऊपर ना जाएं। जी। पिछले वर्षों में कई किसान भाइयों ने इस तरह से फसलों को बदला है और उससे उनको अच्छा लाभ मिला हाँ है। जी। ज़मीन में भी बहुत प्रकार की बीमारियां, कीड़े ऐसे होते हैं जो दूसरी फसल बदलने से नहीं लगते नहीं हैं, लगेंगे, तो उसका लाभ उनको मिला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मक्का में जवाहर मक्का, ऐसी प्रजातियाँ जवाहर मक्का की निकली हैं। जवाहर मक्का 8, 11, 12 ये बहुत अच्छी जातियाँ हैं। किसान भाई इनको लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार इनसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर वो ज्वार की भी बोनी करना चाहते हैं, हाँ जी। तो इसमें 2 किस्म की जातियां हैं। एक तो संकर हैं, संकर किस्मों में संकर 13, 14, 15 जी। ये जातियां हैं। जी। या जवाहर ज्वार जो है उसमें 1041 और 741 जी। नंबर की ये जातियां हैं। इनसे भी किसान भाई पूर्व में भी कई क्षेत्रों में लगाए गए और बहुत अच्छा उत्पादन इनसे मिलता है। हाँ जी। तो इनको जरूर लें और ज़रूर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि केवल एक सोयाबीन या कोई एक फसल ना लेकर हाँ जी। इनको भी लगाएं। जी 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 जी। जी, उन्हें फायदा रहेगा। हमने बात की जो उन्नत प्रजातियां उनके विषय में, जी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने किसान भाइयों को समझाया कि बीजोपचार बहुत जरूरी है। जी। अगर आप बीजोपचार का सही तरीका, पूरी पद्धति उन्हें समझा दें जी। तो इससे कोई दो राय नहीं है कि आगे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इसको ध्यान रखें कि सबसे पहले तो जो फफूंदनाशक है उससे उपचार करें बीज को। फफूंदनाशक का उपचार करने के बाद में वो मटके में रख के बीज से भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए जो बीजोपचार के लिए एक ड्रम आ गया है, हाँ जी। जो उपलब्ध भी कराया गया है जी, जी, कृषि जी। विभाग की ओर से, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें ले सकते हैं और उसके बाद में फिर अगर कोई इंसेक्टिसाइड है जो अभी मैंने कहा कि पीला मोज़ेक वायरस की बीमारी से बचने के लिए करना चाहिए, तो फिर उसको थाइमेथाक्सम ये उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर राइजोबियम अच्छा या जी। PSB कल्चर हाँ जी। 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें फिर उसके बाद उससे ट्रीटमेंट करें। जी। तो ये पूरा अब आपका ट्रीटमेंट हो चुका है। पूर्ण हो चुका है। जी, जी। इस विधि से, इस क्रम से
करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, इसको हम किसान भाइयों को इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है पहले उसे टीका लगवा दिया जाए तो आगे चल के बीमारी नहीं होती है। हम बच्चे का एक कार्ड भी बना देते हैं कि इसमें ये टीका लग गया, तो किसान भाई भी अपने पास एक लिखित में रख ले कि हमने ये लगाना है, जैसे कि आपने पूरा बताया उस तरीके से करेंगे तो आगे चल के उनकी फसलों को बीमारी और कीड़े नहीं लगेंगे। क्या बीजोपचार करते समय भी किसान भाइयों को कुछ अपनी भी सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आपने सही कहा है कि जितने भी हम रसायन उपयोग कर रहे हैं, चाहे कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, ये हमारे लिए भी जहरीले हैं। जब हम उनको कोई कीटाणुओं को नाश करने के लिए उपयोग करें, हमारे लिए हैं। तो हम एक तो दस्ताने पहने, मास्क लगाएं, है ना, उसके बाद में मिक्स कर रहे हैं किस तरह से, उसके बाद मिक्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं, खेत में बिछा फैला रहे हैं, छाया में सुखा रहे हैं, फिर सीड ड्रिल में डाल रहे हैं बीज को, तो उसमें आपके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये जरूर किसान भाई ध्यान रखें। ये आपने बहुत उचित बात कही है, सही समय पर उनको याद दिलाया है, जरूर इसका ध्यान रखें। जी किसान भाइयों, जो हमारे डॉक्टर साहब आपको जो उन्नत प्रजातियां बता रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रही है और हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है कि खरीफ की फसलों में बुवाई किस प्रकार से की जाए, साथ ही साथ समसामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर HD वर्मा, ये डीन है RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर से। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो समय है वो बारिश का है, तो किसान भाइयों को अगर आप ये समझाना चाहें कि जल संरक्षण वो किस प्रकार से करें जिससे आने वाले समय में उन्हें पानी की दिक्कत ना हो। जी देखिए, एक तो सोयाबीन में बुआई के समय अगर जो कूड़ मेड़ पद्धति है, रेस्ड बेस्ड है, हाँ जी, उस विधि से अगर बुआई करेंगे तो उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर पानी अधिक है, ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो उसमें से नालियों में से साइड में नाली बनती है, उसमें बह के निकल जाएगा और फसल को वो नुकसान नहीं होगा जो पानी भरने के कारण होता है। ठीक। दूसरा साथ में ये भी है कि उन नालियों में और उस बेड में जो बन जाती है उसमें जल संरक्षित रहता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से पानी का गिरना कम हो गया है, कुछ दिनों से पानी नहीं गिरा, तो उस समय फिर वो जो संरक्षित नमी है वो उसके काम में आती है। एक पद्धति होती है BBF पद्धति, जिससे कि वो जल निकासी की एक जो पद्धति होती है, उसको अगर आप समझाएं तो। बिल्कुल, उसमें ब्रॉडबेड जो पद्धति है इसमें पूरा ये आप देखें कि इस तरह से इसमें पूरा एक बेड बनते हुए चलता है। और उसके साथ किसान भाई देख भी रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। हाँ जी। और इसमें बोनी भी होती जाती है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों स्थितियों में इसमें बुआई अच्छी होती है। अच्छा जी। और फसल को नुकसान दोनों स्थितियों में नहीं हो पाता जी। बेड के ऊपर रहने से भराव का भी नियंत्रण हो जाता है और अगर कम पानी है तो उसमें सुरक्षित रहता है, उसका भी उपयोग उनको मिल जाता है जी। तो ये जरूर एक बहुत अच्छी विधि है। इस तरह से जो किसान भाई देख रहे हैं, इस तरह से भी इसकी बोनिंग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मेल से जो एक प्रश्न आया है हमारे किसान भाई का कि उनके खेतों में पानी भर गया, जो पौधे थे उसकी जड़ में से मिट्टी निकल गई है। अब वो क्या करें? बिल्कुल, ये कई ऐसे स्थानों में ज़्यादा होता है प्रभा जी, जहाँ कुछ ढलान होता है। जी। ढलान खेत में होती है, तो पानी अगर तेज गिरा है और एकदम से बहा है
तो उसमें मिट्टी भी बह जाती है और जड़ें उसकी दिखने लगती हैं, नुकसान भी हाँ होने जी, लगता हाँ है। जी। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जब भी तेज़ पानी गिरे तो सीधे उसके जल निकास की व्यवस्था कर दें, जी जी। उसमें भरा ना रहे। अच्छा अच्छा। और जो मैंने पहले कहा कि अगर आप 15 से 20 मीटर की दूरी पर अगर नालियाँ बना देंगे तो पूरा पानी एक तरफ नहीं बहेगा, वहाँ से आया फिर 15-20 फुट की नाली मीटर की नाली में आया, उसमें से जाके मुख्य नाली में चला गया, फिर नीचे गया, फिर बह के गया, हाँ जी। तो एक उसके धार भी कम हो जाती, जी, बहाव जी, भी कम हो जाता जी, है, जी, जी। वो मिट्टी नहीं कटती। जी। तो अब ये तुरंत उसको निकाला करें हाँ जी। और धीरे से इनकी जो जड़ें हैं पौधों की, जो कह रहे हैं हमारे किसान भाई, वो मिट्टी में सेटल हो जाएंगी और जम जाएंगी। जी जी। तो अब ये कर सकते हैं कि जैसे ही कभी पानी और भी आता है तो वो बिल्कुल बहाव कम हो जाए, इस विधि से उसको निकास के लिए नालियाँ बना दें। अभी भी बना सकते हैं। अभी भी बना सकते हैं जी। जी। डॉक्टर साहब, बुवाई हो चुकी है, हाँ। है ना, और अंकुरण होने वाला है, इसके पहले खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से किए जाए? क्या कुछ मशीनें भी होती हैं जिनसे हम ये सहायता ले सकते हैं? जी, देखिए, एक तो खरपतवार नियंत्रण हमें 2 समय में करना होता है। अच्छा। इस मौसम में खासतौर से सोयाबीन में देखें आप मुख्य रूप से, तो एक तो जब हम बोते हैं जी। और अंकुरण के पहले, अंकुरण ना हो पाए हमारी फसल का, हाँ जी। उसके पहले जी। हम खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी। सोयाबीन में जैसे सल्फेंट्राजोन है और पेंडामिथिलिन है, इनकी 750 मिलीलीटर मात्रा या पेंडामिथिलिन की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्रैक्टर में भी दवा छिड़कने वाले जो नोजल हैं, अच्छा, अच्छा। उनको लगा के हाँ जी फव्वारे के तौर में, जी, स्क्रीन पर पूरा- देख ही रहे हैं हमारे किसान हाँ, भाई। हमारे किसान भाई देख रहे हैं, ये उसमें पूरा आपका घोल बनाएंगे। जी। और घोल बनाने के बाद में ट्रैक्टर में ये पूरे फव्वारे लगे हुए हैं इसमें, जी। और ये जब पूरे खेत में जाएगा तो एक समान इनसे पूरा छिड़काव होता है और खरपतवार पे इस पर पूरा नियंत्रण होता है। जी, नवीनतम उन्नत तकनीक की जो उन्नत मशीनें तकनीक है। हमारे ये किसान सामने भाइयों की के ओर लिए जो आप लाभप्रद देख रहे हैं, ये होंगी। पूरी जो रॉड लगी है, हाँ जी। इसमें सभी में नोजल लगे हुए हैं। जी जी जी। इन नोजल से दवा नीचे छिड़काव होता है। ये देखिए, जी। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कितना एक समान छिड़काव हो रहा है, कितनी लंबा क्षेत्र इसको बहुत कवर ज्यादा, करते बहुत हुए बड़ा एक जो वर्क फिट है हाँ। वो कवर हो रहा है। कवर किसान हो रहा भाइयों है को और- उतनी ज्यादा मेहनत नहीं हाँ। लग पा रही, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय की बचत समय है। बचत जी, है, खर्च की भी बचत है। जी। तो ये छिड़काव एक समान। अब देखिए कि ये बोनी के बाद और अंकुरण के पूर्व का छिड़काव है, जी जो हम अभी के हाँ जी। उनकी खरपतनाशक की बात कर रहे थे। तो ये बिल्कुल इसमें ऊपरी परत में अभी नमी भी है, खेत में भी नमी है, देखिए। और किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि ये जब छिड़काव करें तो खेत में नमी अवश्य होना चाहिए, हाँ जी तो उससे इसका असर और बढ़ जाता है जी खरपतवार नाशक का। जी। बिल्कुल एक समान छिड़काव हो रहा है, देखिए सामने की तरफ से। और इस पूरे क्षेत्रफल में अभी जब तक इसका प्रभाव रहेगा कोई खरपतवार नहीं उगेंगे, हाँ जी। और इसके बाद में जब इसका असर समाप्त हो जाएगा तो हमारी फसल उगेगी और उसका बढ़वार अच्छी होगी। बढ़वार अच्छी होगी। तो ये बहुत डॉक्टर अच्छा। साहब, ये तो हमने जो बात की है मशीन की, कि जिन किसान भाइयों के पास ये मशीन उपलब्ध नहीं हो सकती, जी। उनकी आय न्यूनतम है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो क्या करेंगे? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है वो अपने ट्रैक्टर से इस तरह से कर सकते हैं, अच्छा जी। फव्वारे लगा के, जी। नोजल लगा के, जी। स्प्रेयर लगा के। इसके बाद में कस्टम हायरिंग भी अच्छा। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जी, जी। उसने जगह जगह पर हर जिले में कस्टम हायरिंग केंद्र बना रखे हैं। अच्छा। वहाँ पर ट्रैक्टर, इस तरह के स्प्रे के उपकरण सब किराए पर मिलते किराए पर मिल हैं, तो जाएंगे। किसान भाई उनको ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी इसके सुविधा अलावा की भी बात। अगर आप कहें जी। कि छोटा रकबा है, किसान हाँ भाई जी। ये भी नहीं कर रहे जी, हैं, जी, जी। तो वो अपने हैंड स्प्रेयर, अच्छा। 2 तरह के वो भी, अच्छा। एक तो हैंड स्प्रेयर जो मूव करते हैं, इससे जी, पीठ जी, पे जी। रखने वाला आप देखते हाँ हैं, जी। चलाते हैं और एक हाथ से स्प्रे करते जी। हैं। अब आ गए हैं बैटरी चलित, अरे जिनमें बैटरी लगी हुई, हाँ, चार्ज तो करके किसान भाइयों बैटरी, को वो जो परेशानी होती वो है नहीं कि होती कंधे में है। दर्द जी हुआ, जी जी। वो तो उन्हें उससे केवल मुसीबत उनको से- अपने एक हाथ से उसका मूवमेंट करना है नोजल का, और उसके बाद में पूरा छिड़काव होता चला जाता है, एक समान गिरता है। ये भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, बुवाई के समय किसान भाई कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? पूर्वा जी, मैं एक बात और इससे पहले कहना चाहूँगा, जी। जो आपने कही थी खरपतवार नियंत्रण की बात, तो जी, ये जी। तो उस समय की है जब फसल नहीं उगी। नहीं होगी है। अब हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनने करीब 24 जून से बोनी शुरू कर दी थी कुछ अच्छा, क्षेत्रों में, जी जी तो जी। वो अब 10 दिन करीब हो गए हैं बिल्कुल। और उसमें फसल उग गई है। उग गई है। लेकिन उसके साथ में भी खरपतवार भी आ गए आने हैं। लगती है। बारिश में ज़्यादा सही, आते हैं। बिल्कुल। अब उनको नियंत्रण कैसे करें? खुरपी, डोरा, कुल्पा चलाने का समय नहीं है, क्योंकि उस समय नमी ज़्यादा है, जी। तो चला नहीं जी सकते। जी जी। तो अब एक उपचार और बचता है कि खरपतवार नाशक जो है हम अंकुरण के बाद में भी 15 से 20 दिन की अवधि तक
जी। छिड़काव कर सकते हैं। अरे वाह। तो उसके लिए हम इमाजेथापायर जो एक खरपतवार नाशक है बहुत अच्छा, इसको भी हम 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा हमारे दूसरे और कोई जो हमारे खरपतवार नाशक किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो मिक्स करके कर रहे हैं, तो इनका उपयोग करने के बाद में जब 15 से 20 दिन की अवधि तक इसको छिड़काव कर सकते हैं, तो इनमें क्या होगा कि खड़ी फसल में जब ये खरपतवार नाशक का छिड़काव होगा तो वो पौधे खरपतवार नाशक पे तो इसका असर होगा, लेकिन फसल पर असर नहीं होगा। हाँ जी। तो ये उस एक तरीका और है जब हम इसका कर सकते हैं। जी जी। तो इनका उपयोग किसान भाई कर लें और इनमें भी ध्यान रखें कि जब इनका छिड़काव करें तो समान छिड़काव हो, नमी हो खेत में, जिससे इनका प्रभाव अच्छा हो। जी। आने वाले दिनों में देखने को मिलता है क्योंकि बारिश होगी, कोहरा होगा, ठंडक बढ़ेगी, तो कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो छोटी पौध हो या बढ़वार स्थिति में हो। तो कीटों को किस प्रकार से पहले ही रोका जा सकता है, या कीट लग जाए तब क्या किया जाए? बिल्कुल, इसलिए जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सीड ट्रीटमेंट में ना बीज उपचार में ही हम कुछ कीटों का पहले से तैयारी कर सकते हैं उनके नियंत्रण की। अच्छा जी। जैसे येलो मोज़ेक वायरस की बात हुई है, वो फैलता है कीट से। जी जी। सफ़ेद मक्खी जो होती है अच्छा जी। वो फैलाती है। सफ़ेद मक्खी की शुरुआत होती है जैसे पौधे बढ़वार शुरू हुई और उसके बाद आ जाता है। हाँ जी। तो उसमें मैं कह रहा था आपको, किसान भाइयों को मैं बताया था कि थाइमेथाक्सम नाम का जो कीटनाशक है उससे भी हम बीज उपचार कर देते हैं। तो बीज उगने के बाद में जो शुरुआत में कीट आने की संभावना होती है वो नियंत्रित होते हैं। हाँ जी। और आगे जब और समय आएगा उस समय तो फिर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी जी। लेकिन ये पहले से ऐसे तैयारियां हैं जिसमें कुछ समय तक हम अपनी फसल को बचा के रख सकते हैं। जी। तो ये कर लेना चाहिए। हाँ जी। वो कौन कौन से रोग आने वाले हैं जिनकी संभावनाएं हो सकती है और हम उनका नियंत्रण के लिए पहले ही कुछ कार्य करें हमारे खेतों में? क्योंकि रोग तो लगेंगे ही लगेंगे। खेत है, फसल है, बारिश होगी, रोग आ जाएंगे। तो कौन से रोग आने वाले हैं और उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जब आप एक बात और आपने अभी पूछा था कि इसमें बुआई के समय दूरी कितनी होनी चाहिए कतार की। तो एक बात रही। तो इसमें ये देखने में आया है कि बहुत से किसान भाई कभी कभी ज़्यादा पास सोयाबीन की कतारें रख देते हैं। भले वो जैसे मान लीजिए गेहूं की जो बोनी करते हैं हमारे किसान भाई वो 22 सेंटीमीटर करते हैं। तो अगर वो सीड ड्रिल में अरेंजमेंट नहीं किया, वो टाइन्स को दूर दूर नहीं किया, तो उतने पर ही बो देते हैं तो वो बहुत घना हो जाता है। उसमें बीज दर भी ज़्यादा लगती है जो कि हमारा लागत हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये याद रखना पड़ेगा कि पहले जब हमने गेहूं बोया था उसके बाद हमें उसकी जो दूरी है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो सेट हमें करनी है। और सोयाबीन को हमें करीब 40 सेंटीमीटर पर बोना चाहिए। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि पौधों को बढ़ने के लिए पूरा स्थान मिलेगा, लगभग दुगनी दूरी हो गई, दुगनी दूरी हो जाएगी। जी। और इसके अलावा जब हम बीच में बाद में डोरे कुल्पे, जो चाहे बैलों से खींचने वाले हों, ट्रैक्टर ड्रोन हो, वो हम दोनों चला सकते हैं। तो उनके चलाने से क्या होगा कि एक तो खरपतवार नियंत्रण होगा, दूसरा नमी की जो बात एक बार आपने कही थी कि नमी भी संरक्षित होगी। कल को अगर कहीं ऐसा टाइम आ जाता है कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन पानी नहीं गिरा, ऐसा कई बार होता है, अनिश्चितता होती है। तो उस स्थिति में अगर आपने वो डोरे कुल्पे चलाए हुए हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ऊपर की सतह से उसकी नालियाँ बनी हैं वाष्पीकरण वाली, पानी उड़ने वाली, वो टूट जाती। तो उससे नमी संरक्षित रहती है और पौधों को नुकसान नहीं हो पाता। फिर पानी आता ही है, बारिश का मौसम है। तो इसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इसकी दूरी इस तरह से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें। फिर बीज दर हमारे किसान भाई ध्यान रखें 60 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिक ना रखें इससे। किसान भाइयों को ये नोट भी कर लेना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 60 से 65 किलो बीज ही लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बीज की भी अपनी कीमत होती है, एक आदान है, वो भी महंगा होता है। हम अनावश्यक रूप से क्यों उसमें लगे। अच्छा, फिर ज़्यादा अगर घने पौधे होंगे उनकी बढ़वार सही नहीं होगी, पैदावार भी सही नहीं होगी, उनकी उसकी शाखाएं कम निकलेंगी, फलियां कम होने लगती है, अफलन की समस्या भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो स्थिति आ सकती है। तो इसलिए इसको दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैंने बात की थी कि रोग तो आएंगे, आपने रोग का कहा, कौन से रोग आएंगे किसान भाइयों को ये बताएं हम कि खरीफ में कौन कौन से रोग आने वाले हैं, उनकी बचत पहले से ही कैसे की जाए, और अगर बचत नहीं भी हो पाए तो क्या फिर निदान है?
देखिए अभी तो किसान भाइयों को अपना पूरा ध्यान फसल की प्रारंभिक अवस्था से कीट और रोगों से बचाने में लगाना चाहिए ध्यान। लगाते भी हैं किसान भाई, और उसका सबसे सफल तरीका है बीजोपचार। अच्छा। अगर आपने बीजोपचार करिए तो बीमारों से बचेंगे। ठीक। आपने इंसेक्टिसाइड का भी कीटनाशक का उपयोग किया तो शुरुआती अवस्था में कीटों से बचेंगे। हाँ जी। तो इस तरह से हम शुरुआती अवस्था में कर बिल्कुल, जैसे कि हमने बोला कि बच्चों को टीकाकरण उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारी जो फसल जैसे पिछले करीब 24 जून से उसके बाद से बोनी हो चुकी है, वो अभी करीब 8-10 दिन की फसल हो गई है। उसमें निगरानी रखें खेत में, और ये अभी फसल बो रहे हैं इसके भी 8-10-12 दिन बाद निगरानी सतत रखें कि कहीं भी अगर कोई शुरुआत हो रही है तो उसमें देखने की ज़रूरत है। और एक मीटर कतार की दूरी में, 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर में अगर 2 से 3 इल्लियों से जो इल्ली लगती हैं इसमें, उससे सोयाबीन में अगर अधिक दिख रही हैं तो आपको फिर कीटनाशक छिड़काव करने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत में अगर बिल्कुल एक दिखी कहीं कहीं दिख रही हैं, एकदम कीटनाशक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार प्राकृतिक तौर पे भी इनका अपना नियंत्रण होता है। हमारे खेत में बहुत सारे मित्र कीट भी होते हैं, मित्र जीव भी होते हैं, वो इन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम शुरुआत में ही पूरा इंसेक्टिसाइड कीटनाशक एकदम से छिड़क देंगे तो वो भी मर जाते हैं। तो फिर हमारे हानिकारक कीट हैं वो ही फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें और सतत निगरानी करते रहें। जैसे ही कोई इस तरह के कीट दिख रहे हैं, अगर उससे सीमा से बढ़ रहे हैं तो उनमें कीटनाशक का उपयोग करें। आमतौर पर जो सोयाबीन में इल्लियाँ कई प्रकार की लगती हैं, उसमें सेमी लूपर है और दूसरे कई कलर की होती हैं, कई प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं जो पौधे की पत्तियों को काटती हैं। तो पत्तियों को काटने में शुरुआती तौर पर अधिक नुकसान होने की संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर संख्या बढ़ रही है तो उनमें क्लोरपायरीफॉस या प्रोफेनोफॉस ये इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं। इनकी 1 से 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के साथ हमारी घड़ी की सुई कह रही है कि अब हमारा नमस्कार करने का समय आ चुका है। हम किसान भाइयों को आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हैं तो रात को 10 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।